मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वाक्य में प्रयुक्त ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब को उनके अर्थ के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब, द वर्ब which denote permanent activities, a certain state or steady condition in the person or the thing maintained in the subject are called stative verbs। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसे देखें, उसके अनुसार से यह समझ में आएगा स्टेटिव वर्ब क्या है। The verb which denote permanent activities, a certain state or a steady condition in the person or thing maintained the subject are called stative verb। We see with our eyes, हम लोग अपने आँखों से देखते हैं। स्टेट करता है कि आंखों से देखने का काम होता है। We hear with our ears, I believe in God, he knows English, Radha loves Krishna, this flat consists of 3 rooms। ऊपर दिए गए वाक्यों में वर्ब जो लाल रंग से दिए गए हैं से फिक्स्ड अर्थात दृढ़, स्थिर, खास, निश्चित स्थिति, सर्टेन स्टेट और स्टेडी कंडीशन, अस्थाई कार्यकलाप यानी परमानेंट एक्टिविटी का बोध होता है। इस प्रकार के वर्ब इन एक्शन नहीं है, यानी ये ऐसे वर्ब हैं जो प्रोग्रेसिव या गतिशील नहीं हो सकते। यही कारण है कि इस प्रकार के वर्ब का सामान्य अर्थ में प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस नहीं होता है। ऐसे वर्ब का संचालन हम अपने शरीर के अंगों या इंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, हृदय के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर करते हैं। इसे परसेप्शन या कॉग्निशन कहा जाता है। परसेप्शन की सहायता से ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास या इच्छा, इफोर्ट और डिज़ायर नहीं की जाती है। जब कोई वस्तु आँख के सामने आ जाती है तब हम बिना प्रयास या इच्छा के भी उसे देख लेते हैं। जब कोई गायक गाता है तब बिना प्रयास या इच्छा के भी उसकी ध्वनि सुन लेते हैं। इस प्रकार ज्ञान या अनुभव की प्राप्ति सहज स्वाभाविक रूप से हो जाती है। ऐसे कार्यों के लिए स्टेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थ के दृष्टिकोण से स्टेटिव वर्ब का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन। परसेप्शन की सहायता से प्राप्त ज्ञान या अनुभव एक ऑटोमेटिक एक्शन है। इस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सब्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब हैं सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। एग्जाम्पल के लिए, द फ्लावर स्मेल्स गुड, शुगर टेस्ट्स स्वीट, आई फील सॉरी फॉर यू। जब वर्ब ऑफ परसेप्शन का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में होता है तब
इनसे अस्थायी कार्य यानी टेम्पररी एक्शन का बोध होता है, अर्थात यह बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है पर यह सदा नहीं होता। जैसे ही इज टेस्टिंग स्वीट्स, मैजिस्ट्रेट इज हियरिंग माई केस। तो इस तरह के वाक्यों में लग रहा है कि वह अभी यह कार्य कर रहा है लेकिन वह हमेशा यह कार्य नहीं होता। वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स या एक्टिविटीज़, अस्थायी मानसिक अवस्था या कार्यकलाप, परमानेंट मेंटल स्टेट या एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब हैं एग्री, बिलीव, कंसीडर, डाउट, डिफर, नो, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, थिंक, अंडरस्टैंड इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, आई थिंक ही इज मेरिटोरियस। फिर कहते हैं कि जैसे ही नोज इंग्लिश, ही एग्रीज विथ मी। ऐसी मानसिक अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, इसलिए ऐसे वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं हो सकता है। अतः हम इस प्रकार नहीं लिख सकते आई एम नोइंग इंग्लिश, आई एम बिलीविंग इन गॉड, क्योंकि इसमें मैं जान रहा हूँ इंग्लिश या मैं विश्वास कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इमोशनल स्टेट, अस्थाई भावना, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब हैं लव, हेट, होप, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, डिजायर इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए सीता लव्स राम, आई हेट ए डिसऑनेस्ट पर्सन, ही डिसलाइक्स स्पाइसी फूड। ऊपर दिए गए वाक्यों में अस्थायी भावना का बोध होता है। प्रेम करना, घृणा करना या नापसंद करना इत्यादि अस्थायी भावनाएं हैं। ऐसे वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करना ज़्यादा उचित होगा। स्टैटिक स्टेट्स, कुछ कार्यकलाप ऐसे हैं जो सदा स्थिर या अस्थायी रूप में पाए जाते हैं, यानी स्टेडी कंडीशन में पाए जाते हैं। ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब हैं सीम, लीव, एपियर, रिसेंबल, own, remain, have, possess, deserve, contain, consist of, belong to इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल सोनल डिजर्व्स प्राइज, रोशन रिसेंबल्स हिज फादर, रानी owns a building in Patna, my house consists of 2 rooms, this book belongs to me। इस प्रकार के वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं हो सकता है। डायनेमिक वर्ब, द वर्ब विच डिनोट ए चेंज in the person or thing maintained in the subject are called dynamic verb. The verb which denote a change in the person or thing maintained in
द सब्जेक्ट आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। सेंटेंस पर ध्यान दें। रूबी राइट्स ए लेटर। ही इज रीडिंग ए नॉवल। आवर सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। गौरव इज रनिंग रैपिडली। शी इज कुकिंग। ऊपर दिए गए सेंटेंस में वर्ब जिसे रेड लेटर से दिखाया गया है, ये गतिशील परिवर्तनात्मक कार्यकलाप का बोध कराते हैं। डायनामिक का अर्थ होता है गतिशील या परिवर्तनशील, मोबाइल या ट्रांजिशनल। ऐसे वर्ब वास्तव में वर्ब इन एक्शन हैं, यानी ये प्रोग्रेसिव या गतिशील हो सकते हैं। इसलिए डायनामिक वर्ब का प्रयोग वैसे कार्यकलापों के लिए होता है जो अस्थायी यानी टेम्पररी या मोमेंट्री यानी क्षणिक है, या ट्रांजिशनल है या परिवर्तनशील है, अर्थात जो कार्यकलाप सदा नहीं होते। यही कारण है कि डायनामिक वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में भी होता है। अर्थ के दृष्टिकोण से डायनामिक वर्ब का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, टेम्पररी एक्टिविटी। अस्थायी कार्यों के लिए डायनामिक वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में इस प्रकार होता है। मधु इज टॉकिंग टू रजनी। राहुल इज स्टेइंग इन उदयपुर। सत्यजीत इज ऑपरेटिंग हिज कंप्यूटर। बॉडीली सेंसेशन। शारीरिक संवेदना या उत्तेजना की अभिव्यक्ति के लिए डायनामिक वर्ब का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे हर टीथ आर एक्टिंग। हर टीथ आर एक्टिंग यानी उसके दांतों में दर्द है। हिज पाम्स आर ईचिंग। उसकी हथेली में खुजली हो रही है। उनकी हथेलियों में, कहते हैं ना, उसकी हथेलियों में खुजली हो रही है, तो हिज पाम्स आर ईचिंग। हर टीथ आर एकिंग। उसकी दांतों में दर्द हो रहा है, इस प्रकार से कहते हैं। वैसे ही है, माई हार्ट इज फ्लटरिंग। माई थाइज आर क्विवरिंग। तो इस प्रकार से जो है वह बॉडी सेंसेशन में जो है वह एक्टिंग, ईचिंग, फ्लटरिंग और क्विवरिंग का यूज़ किया जाता है। मोमेंट्री एक्टिविटी यानी क्षणिक कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए डायनामिक वर्ब का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे इट इज डजलिंग। द फ्रॉग इज डिसअपियरिंग। द सन इज राइजिंग। अंकु इज रिमेंबरिंग हर लेसन। डेलिब्रेट एक्टिविटी या वॉलंटरी एक्टिविटी वैसे कार्य जो सोच समझ कर या इच्छापूर्वक किए जाएं, अर्थात जिनसे डेलिब्रेट एक्टिविटी सुनियोजित कार्यकलाप या वॉलंटरी एक्टिविटी ऐच्छिक कार्यकलाप का बोध हो, तो इनकी अभिव्यक्ति डायनामिक वर्ब के द्वारा इस प्रकार होती है, जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। बिट्टू इज हैविंग ए कंप्यूटर। सी इज स्मेलिंग ए रोज। द जज इज हियरिंग द केस। ही इज सीइंग मी
टुमारो, ही इज़ सीइंग मी टुमारो, टिंकू इज वॉचिंग ए मूवी। ऊपर दिए गए सेंटेंस से स्पष्ट है कि सारे कार्य शारीरिक अंगों या इंद्रियों यानी बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा जानबूझकर संचालित किए गए हैं, अर्थात इनसे डेलिब्रेट या वॉलंटरी एक्टिविटी का भाव व्यक्त होता है। जब स्टेट वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में होता है तब वे डायनेमिक बन जाते हैं और उनसे अस्थायी कार्य यानी टेम्पोररी एक्टिविटी का बोध होता है। जैसे वी हियर विथ आवर ईयर्स, दे आर हियरिंग मी। पहले सेंटेंस में वी हियर विथ आवर ईयर्स, यहाँ पर यह जो है स्टेटिव है, और दूसरे में जो कहते हैं दे आर हियरिंग मी, तो यहाँ पर यह टेम्पोररी है यानी कि यह डायनेमिक है। फिर दूसरे में हैज़ का यूज जो है होता है, जैसे लिपि हैज़ ए कार, तो यहाँ पर यह परमानेंट है यानी स्टेटिव वर्ब है। और दूसरे में लिपि इज़ हैविंग ए कार, यहाँ पर यह टेम्पोररी है यानी डायनेमिक है। हनी टेस्ट्स स्वीट, तो हनी टेस्ट स्वीट यानी मधु का स्वाद जो होता है वह मीठा होता है, तो यह परमानेंट है यानी स्टेटिव है। और वही कहते हैं कि शुभम इज टेस्टिंग द शुगर, तो यह टेम्पोररी है यानी कि डायनेमिक है। डॉक्टर राकेश लिव्स इन लंदन, तो यहाँ पर यह परमानेंट है यानी स्टेटिव है। और कहते हैं डॉक्टर राकेश इज लिविंग इन लंदन, तो यह टेम्पोररी है यानी कि डायनेमिक है। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी और हेल्पिंग वर्ब आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस, यानी एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब हैं जो मेन वर्ब के फॉर्मेशन टेंस के फॉर्मेशन के वक्त में जब उनमें फॉर्मेशन होता है तो उसमें उनका मदद करते हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहा जाता है। इसमें इज, एम, आर, हैज़, हैव, विल ये सब का यूज़ किया जाता है। जैसे अदिति इज ईटिंग राइस, अदिति चावल खा रही है, तो इज जो है वह उसके टेंस के रूप को बतलाता है कि वह अभी कर रही है, उसमें हेल्प कर रहा है। दे हैव रिटन ए लेटर, तो रिटन के लिए हैव का यूज किया गया है। अमृतांश विल प्ले क्रिकेट, तो प्ले के लिए विल का यूज किया गया है कि वह आने वाले समय में किया जाएगा, तो टेंस के पर्पज से, तो इन फॉर्मेशन ऑफ टेंस में मेन वर्ब के हेल्प के लिए इस एक्सुलरी वर्ब का यूज किया जाता है। ऊपर के सेंटेंस में ईट, राइट तथा प्ले मेन वर्ब हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इज मेन वर्ब ईट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में सहायता करता है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में हैव मेन वर्ब राइट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में, और थर्ड सेंटेंस में विल मेन वर्ब प्ले का सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में सहायता करता है। इसलिए इज, हैव और विल यह एक्सुलरी वर्ब है। एक्सुलरी वर्ब की संख्या सीमित या निश्चित यानी लिमिटेड या डेफिनिट है। मूलतः 12 एक्सुलरी वर्ब हैं और इनका एक्सप्लेनेशन जो है वह 24 की संख्या तक होता है। इस नीचे दिए गए टेबल के अध्ययन से हमें आसानी से पता चलेगा कि एक्सुलरी वर्ब कौन कौन से हैं। तो एक्सुलरी में बी कहा जाता है, बी जिसमें इज, एम, आर का यूज किया जाता है और वह प्रेजेंट टेंस में होता है।
और पास्ट के लिए वाज वेयर होता है। डू का प्रेजेंट में दो रूप होता है, डू और डज, और पास्ट टेंस में डिड होता है। हैव, ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज प्रेजेंट में हैव और हैज दोनों का होता है और पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है। फिर कैन, ऑक्सिलरी का यूज प्रेजेंट में कैन के रूप में होता है और पास्ट में कुड के रूप में होता है। मे जो है वह प्रेजेंट में यूज किया जाता है और माइट इसका पास्ट टेंस में होता है। सेल का सेल रूप वह प्रेजेंट में यूज किया जाता है और शुड इसका पास्ट में किया जाता है। विल का विल रूप प्रेजेंट में यूज होता है और वुड रूप जो है वह पास्ट में यूज किया जाता है। मस्ट का मस्ट रूप प्रेजेंट में होता है और यही मस्ट रूप पास्ट में भी होता है, पास्ट का इसका रूप नहीं होता। ऑग टू का यूज प्रेजेंट में किया जाता है और यह ऑग टू जो है प्रेजेंट में ही प्रयोग में लाया जाता है और इसका पास्ट का कोई रूप नहीं होता। नीड का यूज जो है वह नीड प्रेजेंट के लिए किया जाता है। फिर यूज टू प्रेजेंट में नहीं किया जाता, यह यूज टू पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। और डेयर का यूज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह 24 जो है वह है। इसमें से ऊपर दिए गए टेबल से यह स्पष्ट होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज और वेयर। वर्ब टू डू में आते हैं डू, डज, डिड, और वर्ब टू हैव में आते हैं हैव, हैज और हैड। मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑग टू, नीड, यूज टू और डेयर। तो इसमें जो टेबल दिया है उसे ध्यान से देखेंगे और उसे लिखने का प्रयास करेंगे। इसे लिख लेंगे और इसे लिख कर याद करेंगे, क्योंकि यह अलग अलग कॉलम में आए हैं और यह अलग अलग टाइप्स के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। टेबल में कुछ ऑक्सिलरीज पास्ट फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे शुड, वुड, माइट, कुड एटसेट्रा। इससे यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि इनका प्रयोग केवल पास्ट फॉर्म में ही होता है, बल्कि इनमें से अनेक का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंस में भी किया जाता है। यानी इसमें इस टेबल में जो दिया हुआ है यह पास्ट के कॉलम में है, लेकिन यह पास्ट के साथ में नहीं, यह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग यूज़ के आधार पर है। वह शुड का भी यूज़ हम लोग करते हैं, वुड का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं। तो इन सभी का यूज़ जो है वह प्रेजेंट और फ्यूचर में भी किया जाता है, पास्ट के साथ साथ। बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। इसलिए टेबल में इनके ऊपर स्टार देकर दिखलाया गया है, जो है इन सभी का जिसके ऊपर में स्टार है उन सभी का यूज जो है वह मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर का यूज। ऑक्सिलरी वर्ब का कंजंक्शन मेन वर्ब की तरह नहीं है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 रूप नहीं होता है। जब बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किया जाता है तो उनका कंजंक्शन इस प्रकार होता है, जैसे बी का V1 में एम, आर, V2 में वाज, वेयर, V3 में बिन और
V4 में बीइंग और V5 में इज। डू का V1 में डू, V2 में डिड, V3 में डन और V4 में डूइंग और V5 में डस। हैव का V1 में हैव और V2 में हैड, V3 में भी हैड और V4 में हैविंग और V5 में हैज़। उसी प्रकार से विल का V1 में विल और V2 में विल्ड, V3 में विल्ड और V4 में विलिंग और V5 में विल्स। नीड का उसी प्रकार से नीड, V1 में, V2 में नीडेड, V3 में भी नीडेड और V4 में नीडिंग और V5 में नीड्स। डेयर का V1 में डेयर और V2 में डेयर्ड, V3 में भी डेयर्ड और V5 में डेयरिंग और V4 में डेयरिंग और V5 में डेयर्स। द यूज ऑफ प्राइमरी एक्सोलरीज, हम पहले जान चुके हैं कि प्राइमरी एक्सोलरीज का प्रयोग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फुल वर्ब यानी मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। प्राइमरी एक्सोलरीज का यूज जो है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। हम लोग नीचे कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इससे यह स्पष्ट होगा कि वह किस प्रकार से फुल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ पर वर्ब जो है यहाँ पर मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज यहाँ मेन वर्ब के रूप में किया गया है। ही इज ए सिंगर, शी वॉज नॉट इन हर रूम, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, he did it to earn money, he has a car, we are students, they are farmers, they were laborious students, she does her homework regularly, I have a computer, I had an elephant। उपरोक्त सेंटेंस में जो रेड से लाल रंग से लिखे गए वर्ब हैं वह वे सभी फुल वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उनका यूज इन सभी सेंटेंस में वह फुल वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। और यहाँ और ऐसे जगहों पर जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है तो उन्हें ही मेन वर्ब समझा जाता है, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता है। जब ये वर्ब टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब की सहायता करते हैं तब ये ऑक्सिलरी बन जाते हैं, यानी एम, आर, इज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है। जैसे कहें आई एम टीचिंग, तब एम ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और वह टीचिंग जो है मेन वर्ब उसकी सहायता कर रहा है। वैसे वी आर रीडिंग, तो यहाँ पर आर ऑक्सिलरी वर्ब है जो रीड मेन वर्ब की हेल्प के लिए यूज़ किया गया है। जैसे ही इज़ सिंगिंग, तो यहाँ पर इज जो है वह सिंग मेन वर्ब के लिए यूज़ किया गया है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में जो है जब वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तब सब्जेक्ट के अनुसार से उसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर इसका यूज़ किया जाता है। अब वाज वेयर में देखें, वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में होता है। एम, इज, आर का जिस प्रकार से यूज़ होता है सिंगुलर प्लूरल के साथ में, वैसे ही वाज वेयर का यूज़ जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, यानी बीते हुए समय में जब कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं यानी पास्ट टेंस में, तो उस वक्त होता है। जैसे सी वाज लाफिंग, यहाँ पर वाज का यूज जो है ऑक्सिलरी के रूप में जो पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब है लाफ मेन वर्ब उसके लिए किया गया है। वैसे ही दे वेयर फाइटिंग, वे लोग लड़ रहे थे, तो यहाँ पर वेयर
का यूज सब्जेक्ट के अनुसार से है, दे के लिए वेयर का यूज किया गया है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब जो है वह फाइट उसके लिए किया गया। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। जैसे आई हैव रीड द रामायण, यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज रीड मेन वर्ब के लिए किया गया है। फिर ही हैज हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर हैज का यूज ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हेल्प वर्ब के लिए मेन वर्ब के लिए किया गया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज किया जाता है, वह वर्ब के हेल्प के लिए। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं कि शिवम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बाय यस्टरडे इवनिंग, यहाँ पर हैड का यूज जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वह कंप्लीट मेन वर्ब के लिए किया गया है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पर भी हैड का यूज जो है वह स्टार्ट मेन वर्ब के लिए किया गया है। डू डज डिड का यूज जो है वह कहाँ किया जाता है, यह देखें इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वह सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है डज का प्रयोग, और बाकी के साथ डू का यूज किया जाता है। जैसे ही डज नॉट सपोर्ट मी, यहाँ पर डज थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो है यहाँ पर सपोर्ट मेन वर्ब के लिए किया गया है। शी डज नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ पर भी डज का ऑक्सिलरी का यूज रीड वह मेन वर्ब के लिए किया गया है। तो यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट आता है, तो इसलिए डू के स्थान पर यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज लाइक के लिए किया गया है, लाइक वर्ब के लिए। वी डू नॉट इंसल्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पर भी डू ऑक्सिलरी का यूज जो है वह इंसल्ट मेन वर्ब के लिए किया गया है। यू डू नॉट लेबर हार्ड, यहाँ पर भी डू का यूज जो है वह लेबर मेन वर्ब के लिए किया गया है। दे डू नॉट राइज अर्ली, यहाँ पर भी डू का यूज राइज मेन वर्ब के लिए किया गया है। कहने का अर्थ है कि जब सेंटेंस निगेटिव में हो, नकारात्मक हो, तो वैसे सेंटेंस के साथ में डू डज का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में रहने पर जो है डू डज का यूज वैसे सेंस में होता है। यही है कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के लिए, यानी जब क्वेश्चन के रूप में बनाना हो तो सब्जेक्ट के पहले डू डज का यूज हम लोग करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी डू डज का यूज किया जाता है। जैसे डू यू रीड डेली, तो यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो है वह रीड के लिए किया गया है। डू यू नीड माई हेल्प, तो यहाँ पर डू ऑक्सिलरी का यूज नीड के लिए किया गया है। डू दे टॉक टू यू, तो यहाँ पर डू का यूज वह टॉक के लिए किया गया। डज ही टेक टी, तो यहाँ पर डज ऑक्सिलरी का यूज टेक के लिए किया गया। तो डज सी हेल्प यू, तो यहाँ पर डज ऑक्सिलरी का यूज हेल्प के लिए किया गया है। और तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले लगता है, उसके बाद वर्ब आता है और तब ऑब्जेक्ट के वर्ड होते हैं। इस प्रकार से इसके बाद
प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को एम्फैटिक यानी जोरदार बनाने के लिए भी डू डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल में कहते हैं आई हेल्प हिम यानी मैं उसकी मदद करता हूँ, या नॉन एम्फैटिक है। वहीं एम्फैटिक अगर बनाते हैं तो कहेंगे आई डू हेल्प हिम यानी मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ यानी निश्चित रूप से करता हूँ, या एम्फैटिक के रूप में हो जाता है। जैसे कहें कि ही फीड्स द पुअर, तो यह नॉन एम्फैटिक है। और वहीं एम्फैटिक में कहेंगे तो ही डज फीड द पुअर यहाँ पर यह जोरदार बनाने के लिए मैं यानी कि वह गरीबों की मदद अवश्य करता है। डू का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे बी केयरफुल, तो इम्पेरेटिव है सावधान रहो। वहीं कहते हैं डू बी केयरफुल यानी अवश्य सावधान रहो। जैसे कम ऑन टाइम, तो समय पर आओ, कहते हैं डू कम ऑन टाइम यानी समय पर अवश्य आओ। तो डू का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें कि ही डिड नॉट हेल्प मी, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी, यू डिड नॉट गो देयर। तो कहने का अर्थ है कि सिंगुलर और प्लूरल जो भी हो वह यानी ऑल पर्सन में भी सिंगुलर में भी यूज़ होता है डिड का, और ऑल पर्सन के लिए भी वह डिड का यूज़ सेम रूप में किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन के साथ डिड का प्रयोग होता है। यानी इंट्रोगेटिव में भी जो जहाँ पर कि डू डज हम लोग लगाते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो हम लोग डज लगाते हैं और बाकी में डू लगाते थे, तो इसमें सभी में उसी स्थान पर डिड का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे डिड आई नॉट सपोर्ट यू, यह सिंगुलर में है। फिर देखें डिड दे ज्वाइन एनी पार्टी, डिड सी पे द अमाउंट, डिड ही अप्लाई फॉर द पोस्ट, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। तो यहाँ पर तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में वह सिंपल प्रेजेंट में यानी जो है जैसे अलग अलग होता है, जहाँ पर कि हम लोग लगाते हैं डू डज का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव में, यहाँ पर सारे सेंटेंस में चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी में डिड का यूज़ किया जाता है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस में को जब एम्फैटिक बनाना हो तो डिड का प्रयोग उस समय भी किया जाता है। जैसे कहते हैं कि आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। तो वहीं कहेंगे अगर आई डिड हेल्प हिम, तो इसका अर्थ होगा कि मैंने उसकी अवश्य मदद की, यानी निश्चित रूप से उसकी मदद की। तो जोरदार बनाने के लिए प्रेस देने के लिए अवश्य यानी निश्चित रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वैसे इसको एम्फैटिक कहते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट को भी एम्फैटिक बनाने में हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई डिड हेल्प हिम, तो मैंने उसकी अवश्य मदद की, यानी तो कह सकते हैं मैंने निश्चित रूप से उसकी मदद की। दे ऑब्लिग्ड मी, तो उन लोगों ने मुझे अनुग्रहित किया। ऑब्लिग्ड मी, कोई भी चीज़ देते हैं, किसी की मदद करते हैं तो वह फील करे, तो वही कहा जाता है दे ऑब्लिग्ड मी। तो यहाँ पर कहेंगे कि दे डिड ऑब्लिग मी, तो डिड है इसलिए ऑब्लिग हो गया,
तो ईडी इसके साथ ईडी का फॉर्म जो है वह डू के साथ में लगने पर डू डिड हो जाता है। तो यह है दे डिड ऑब्लिग मी, यानी उन लोगों ने मुझे निश्चित रूप से अनुग्रहित किया। इस चैप्टर में हम ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का अध्ययन विस्तार रूप से कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन विस्तार से करेंगे। इस वीडियो को अपने आवश्यकता अनुसार देखें और समझें तथा आगे के भागों को भी, वर्ब के आगे के भागों को भी मैंने अपलोड किया है, उसे आप सुने और समझें तथा अपने कॉपी में नोट करें तथा एक्सरसाइज में जो भी दिए गए हैं, जो आपके पास में आपके सिलेबस के अनुसार से बुक है, उसके एक्सरसाइज में वर्ब के पार्ट के जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।